दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ली आईएएस आईपीएस अधिकारियों की बैठक। लोक सेवा को प्रभावी बनाने के लिए की गई चर्चा। महिलाओं के आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पंचकुला में महिलाएं निकालेंगी मशाल पदयात्रा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में राज्यपाल से मिले कांग्रेसी विधायक। मामन खान मामले में कानूनी कार्रवाई को लेकर सौंपा ज्ञापन। हिमाचल में आने वाले सभी कॉमर्शियल वाहनों को अब देना होगा टैक्स। अवैध माइनिंग और भंडारण रोकने के लिए सरकार का रुख सख्त। दुष्यंत चौटाला और हिसार रेंज के एडीजीपी पुलिस की हुई मुलाकात। एडीजीपी ने पुलिस को दी क्लीन चिट। दुष्यंत बोले, आप तो एसपी के गुरु निकले। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में हरियाणा और हिमाचल में होगी बारिश। ओलावृष्टि की भी है भविष्यवाणी। लाइन्स के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। ये है हरियाणा हिमाचल प्राइम। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज हम बुलेटिन की शुरुआत हरियाणा की खबर से करने जा रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों की बैठक ली। इसमें आईएएस, आईपीएस और आईपीएस अधिकारी शामिल थे। मीटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे और लोक सेवा को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें कई चीज़ें बताई गई। पूरा जो मसला है ये क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो बैठक है कल देर रात हुई थी। मुख्यमंत्री पहले चंडीगढ़ में थे, उसके बाद फिर दिल्ली गए और रात को फिर दिल्ली से चंडीगढ़ आ चुके हैं। इस पूरे विषय पर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि मिश्रा, दिल्ली से हमारे साथ। रवि, ये जो मीटिंग कल हुई इसके क्या मायने थे और क्या निकल कर आया इसमें? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सरकार और ब्यूरोक्रेसी का जो समन्वय होता है उसको पूरी तरीके से समझने समझाने के लिए कल एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली के हरियाणा भवन में होती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी जो कि हरियाणा कैडर के हैं और यहाँ दिल्ली में केंद्र सरकार में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कह सकते हैं जो मंत्रालय हैं वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री ने इन तमाम अफसरों से बातचीत की और जिस तरीके से अधिकारियों के साथ सार्थक संवाद हुआ, उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो प्रशासनिक समन्वय है, जो पारदर्शिता है, जो जन सेवा कल्याण की जो तमाम जो योजनाएं हैं वो ग्राउंड लेवल पर पहुंचते हुए नजर आएगी। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आई है, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का जो समन्वय है वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के कंधों पर डिपेंड करता है। ऐसे में ये अफसर हरियाणा से आते हैं और राजधानी दिल्ली में अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री के साथ इनकी ये सार्थक मुलाकात कहीं ना कहीं इस और इशारा करते हुए नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में इन अधिकारियों को अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से निभानी पड़ेगी और तमाम चीजों को ग्राउंड लेवल पर पहुंचाना इनका कर्तव्य है, जिसमें ये काफी हद तक सक्षम भी हैं। और ये बैठक कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर होते हुए नजर आई। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तमाम अधिकारियों के साथ सार्थक संवाद के बाद डिनर भी किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री वापस चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
आज उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक जो उम्मीदवार थे वो अपना नाम वापस ले सकते थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। चुनाव चिन्ह मिलने के साथ ही प्रचार अभियान भी रफ्तार पकड़ चुका है। ये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अपनी रणनीति बनाने का समय है। अब मुकाबला मैदान में होगा। वोटरों को लुभाने की प्रक्रिया अब जोरदार तरीके से देखी जा सकती है। तो जैसा हमने बताया कि अब जो चुनाव प्रक्रिया है ये पूरी हो चुकी है और 3 बजे तक के नामांकन लेने का जो समय था वो अब खत्म हो चुका है। अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जितवाने की पुरजोर कोशिश करेंगी। अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या अपडेट है इस बार ये जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं और कितनी राजनीतिक पार्टियां हलकों में जाकर अपने उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार कर रही हैं? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव की बात करें तो नगर निगम 3 नगर निगमों में जो चुनाव हो रहा है वो चाहे अंबाला की बात करें, पंचकुला की या सोनीपत की, 3 नगर निगम है। ऐसे ही एक नगर परिषद है रेवाड़ी की और 3 नगर पालिकाएं हैं, वो चाहे धारूहेड़ा है, उकलाना है, सांपला है। तो इस तरह से ये चुनाव हो रहा है। कुछ वार्डों का भी उपचुनाव भी हो रहा है और पंचायत के भी कुछ उपचुनाव हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जहां तक जो ये बड़े नगर निगम है इसमें बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो उसमें कांग्रेस पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी है दोनों चुनाव चिन्ह पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। और बात की जाए इंडियन नेशनल लोकदल की तो इंडियन नेशनल लोकदल ने भी सोनीपत में और पंचकुला में मेयर का जो कैंडिडेट है वो अपने निशान के ऊपर उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। लेकिन जननायक जनता पार्टी ने इन चुनावों में कोई हिस्सा नहीं लिया, कोई भी अपना उम्मीदवार किसी भी जगह नहीं उतारा है। वो निर्दलीय तौर पर कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ हो तो बात अलग है, लेकिन कोई पार्टी निशान के ऊपर की कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। और आज की अगर बात करें तो आज अब समय पूरा हो गया है। जो नामांकन वापिस जब लेने थे तो वो समय अब पूरा हो चुका है। अब कुछ ही देर के अंदर जो चुनाव चिन्ह है वो भी अलॉट कर दिए जाएंगे। जो निर्दलीय हैं उनको निर्दलीय के तौर पे चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया जाएगा और जो पार्टी के निशान के ऊपर हैं वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या इंडियन नेशनल लोकदल हो, उनको उन्हीं की पार्टी का निशान मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव काफी रोचक है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार मानेसर नगर निगम को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी जगह जहां जहां भी चुनाव हुए थे वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था। और वो चाहे मेयर के चुनाव हो या पार्षदों के चुनाव हो, उसमें काफी संख्या में जो पार्षद जीते थे। और मेयर तो लगभग सभी जगह, एक मानेसर को छोड़ करके, मानेसर भी कहीं ना कहीं वो बीजेपी से समर्थित उम्मीदवार था, लेकिन वो निर्दलीय के तौर पर वो पर्चा भरा था क्योंकि उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली थी, तो वो जीते थे। और अभी वो हालांकि बीजेपी से काफी नजदीकियां हैं क्योंकि राव इंद्रजीत से उनकी काफी नजदीकियां हैं। तो इस तरह से अगर बात करें तो अब की बार भी, क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ ही लोग जाते हैं, लेकिन 2016 में जब पंचकुला के अंदर चुनाव हुआ था तो उस समय जरूर कांग्रेस पार्टी जीतने में चलिए सफल हुई अंकित, थी। और अभी ये कह पाना मुश्किल होगा और कहना भी नहीं चाहिए हमें कि सत्ता पक्ष के साथ लोग जाते हैं, क्योंकि सत्ता जो है वो अक्सर बदलती रहती हैं, तभी जो दूसरा जो विपक्ष है वो सत्ता में आता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। अगली खबर भी हरियाणा से है, पंचकुला से है और पंचकुला के नगर निगम से है। पंचकुला नगर निगम में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस मसले पर अपना मोर्चा संभाल चुके हैं। इसी के तहत सेक्टर 10 में जिला उपाध्यक्ष उमेश सूद के वो घर पहुंचे। उन्होंने उनके साथ बातचीत की, एक बड़ी भीड़ को उन्होंने संबोधित किया और एकजुटता का संदेश दिया। मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल भी उस वक्त वहां पर मौजूद रहे। कंवरपाल गुज्जर मंच पर मौजूद थे और एक जो खास चीज़ इस दौरान देखने को मिली वो ये कि जो बागी वहां पर हो रहे थे उनको भी शांत किया गया। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सोनिया सूद अपना नामांकन भर चुकी थी, लेकिन इस मीटिंग के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। बहुत ही
पुराने मित्र भी हैं, उमेश सूद जी। शायद आप सबको इस बात का ध्यान भी होगा, क्योंकि हमारे इसी स्थान के ऊपर, इसी सेक्टर में जब सोनिया पिछले चुनाव में यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, तो मेरा कार्यक्रम इसी स्थान पर था। इसी स्थान पर मेरा कार्यक्रम था, क्योंकि यहाँ की जिम्मेवारी पार्टी ने मेरी लगाई हुई थी। मैं आप लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं कि आपने सोनिया को बड़े मार्जिन से जिताया। यहाँ पे आप बधाई के पात्र हैं। ये लगातार जिम्मेवारियां मिलती भी रहती हैं, बदलती भी रहती हैं। ये अगर किसी पार्टी में है, किसी संगठन में है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में है। जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैं एक सांसद था, सांसद के रूप में यहां आया था। लगातार जो भी चुनाव पंचकुला में हुए हैं, किसी न किसी रूप में आप लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। तो पंचकुला में हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है और पंचकुला की ही बात हम आगे भी करने जा रहे हैं। पंचकुला नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कल अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी सतीश पूनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली मौजूद रहेंगे। मैनिफेस्टो में शहरी विकास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर जो वायदे किए गए हैं उनको जारी किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कई बड़े चेहरे भाजपा में शामिल भी हो सकते हैं। सियासी हलचल के और तेज होने की आसार दिखाई दे रहे हैं। और आइए अब आपको ले चलते हैं सीधा। अश्वनी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आइए सीधा जानते हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरह खो चुकी है और ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं दसदा गद्दार कौन है। गद्दार मान साहब ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। गद्दार ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। गद्दार ਤੁਸੀਂ ਹੋ। पंजाब ਦੀ नौजवानी ਨੂੰ नशे ਦੀ ਗਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਕੇਲਤਾ। गद्दार ਤੁਸੀਂ ਹੋ। पंजाब ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, रुस्तमे हिंद ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। गद्दार ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਹੈ। गद्दार ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ किसानों नाल धोखा किया। गद्दार तुसी हो जिन्हों ने पंजाब के भैनों नाल धोखा किया। और मैं ये गल ऐदा ही नहीं कह रहा। मान साहब आओ तुहाडा इतिहास खोलीए। जे ये गद्दार ने ते तुसी सारे की हो, ये मैं तुहाडे विवेक ते छड्डांगा पत्रकारां दे। मान साहब का राजनीतिक जीवन कित्थों चालू होया? लोक इंसाफ पार्टी। फिर कितों होया? PPP 2012 च फिर इन्होंने PP तो चुनाव भी लड़िया। बाद च तुसी आम आदमी पार्टी च आए ते जिहड़ा 2 बारी तुसी पार्टी बदली है की है, इसदा जवाब दे दिओ। 2022 च ये लगेगा कि दोहरा रहा गल। 2022 के अंदर उप चुनाव होंदे ने। 7 विधान सभा के उपचुनाव ने। आपने 5 उम्मीदवार दूसरिया पार्टियां तो ले, उन्होंने की समझते हो? उन्होंने की समझते हो दस दो। जलंधर वेस्ट
ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਗਿੱਦੜਵਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸੀ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਈਸ਼ਾਨ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ले। तो अश्वनी शर्मा को आप सुन रहे थे और ये जो आसार हैं अब पंजाब की राजनीति आने वाले समय में काफ़ी गरमाएगी उसके साफ नज़र आ रहे हैं। जो पंजाब की राजनीतिक हलचल है वो लगातार आप न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर देखते रहते हैं, आगे भी अपडेट करते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से रुख करते हैं हरियाणा का। पंचकुला में आज एक जन आक्रोश महिला मशाल पदयात्रा निकाली जाएगी और इस पदयात्रा की खासियत यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पदयात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोहर लाल बडोली भी इस यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ में रहेंगे और पदयात्रा के जरिए जो महिलाओं के मुद्दे हैं, जो उनके अधिकार हैं और इस बिल को लेकर जो ऑपोजिशन की भूमिका रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को सजग करेंगे। अब खबर हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस के विधायक आज पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा के राज्यपाल से मिले। इनका जो मिलने का कारण था वो ये कि जो सरकार है वो लगातार उनके एक विधायक मामन खान पर दबाव बना रही है और जो ये जो मामला नूंह में हुआ था इसको लेकर उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है। मामन खान के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं ये आशंका जताई जा रही है कि जल्दी इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इन तमाम बातों को लेकर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले और उनको एक ज्ञापन सौंपा। मुद्दा तो हमारे विधायक है मामन खान, उनके खिलाफ पॉलिटिकली विंडिकेशन से मुकदमे दर्ज किए हैं, तो उसके बारे में हमने मेमोरेंडम दिया है, उसकी कॉपी आप भी दे देंगे। दूसरा मुद्दा तो कल सेशन का था, वो था कि भाई स्पेशल सेशन बुलाया, क्यों बुलाया, जबकि वुमेन बिल इशू नहीं है। वुमेन बिल तो 2023 में पास हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है ना। तो कल किस वास्ते बुलाया था सेशन? स्पेशल सेशन जब बुलाते हैं, कोई ऐसी बात हो, कोई इशू होता है पब्लिक का, डिस्कस करते, ये बताते हैं। अरोड़ा साहब बता देंगे आपको। बोल आज जैसे हुड्डा साहब ने बताया कि वहाँ महिम से मिलके हमने हमारे जो विधायक साथी को बेवजह तंग किया जा रहा है, उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसके बारे में कहा है कि आप इसमें दखल करो और सरकार को कहो कि इस प्रकार की द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। और स्ट्रांगली हम सारे विधायक मामन खान के साथ हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो विधानसभा में भी बाहर भी इसको उठाएंगे। और दूसरा जो कल के सेशन के बारे में था, उसके बारे में हमने जिक्र किया कि स्पेशल सेशन जब बनाया जाता है, जब कोई देश की हित की बात हो, प्रदेश की हित की बात हो, आज नशा बढ़ रहा है उसके ऊपर ले आते, बेरोजगारी के ऊपर ले आते, अपराध के लिए ऊपर आते, परंतु ये सेशन जो बुलाया गया अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए बुलाया गया और जो चीज़ अधिकार में हमारे नहीं है उसके लिए बुलाया गया। तो हमने महामहिम से इसके बारे में कहा कि ये पहली बार नहीं, चौथी बार हुआ है। पहले भी 3 बार इस प्रकार से इन्होंने जो इनके अधिकार में नहीं आता था, मनरेगा सेंट्रल एक्ट है उसके ऊपर ये इन्होंने चर्चा कराई। तो राजनीति लगातार गरमाई हुई है, चाहे बात पंजाब की हो, हरियाणा की हो या हिमाचल की हो। हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश अब अन्य राज्यों से आने वाले कमर्शियल वाहनों पर टैक्स लागू करने जा रहा है। सरकार कह रही है इसका मुख्य उद्देश्य अवैध माइनिंग और भंडारण पर रोक लगाना है। खास तौर पर रेत और बजरी लेकर जो ट्रक या ट्रैक्टर आ रहे हैं उनसे ये टैक्स वसूला जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली और छोटे वाहनों पर 1000 रुपये, सिंगल एक्सल वाले वाहनों पर 1500 रुपये और मल्टी एक्सल वाहनों पर 3000 रुपये का टैक्स निर्धारित किया गया है।
सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से राज्य को हर साल 25 से 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। ये राजस्व बढ़ाने का एक कारण तो बनेगा ही बनेगा और साथ ही साथ अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए भी सरकार इस कदम को महत्वपूर्ण बता रही है। हम आपको बताते चलें कि पंजाब सरकार पहले से ही हिमाचल से आने वाले रेत और बजरी के जो ट्रक, ट्रैक्टर या जो बड़ी गाड़ियां आती हैं उनसे चेक पोस्ट पर टैक्स वसूल करती रही है। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव को लेकर आज एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। करीब 3 महीने की देरी के बाद अब प्रदेश में छोटी सरकार का चुनाव होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राज्य में लगभग 3,758 पंचायतें हैं जिसमें चुनाव होना है, जहां पर पंचायती राज संस्थाओं को 31,000 से ज़्यादा पदों के लिए प्रतिनिधि चुनने हैं। इस पंचायत सदस्य, प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य इनमें शामिल हैं। इससे पहले चुनाव आयोग नगर निगम और निकाय चुनाव की घोषणा कर चुका है। अब पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है। तो जैसा कि हमने बताया कि अब जो हिमाचल प्रदेश है उसकी राजनीति में और थोड़ी गर्माहट आने वाली है, क्योंकि कुछ समय के बाद ही चुनाव आयोग जो पंचायत चुनाव है इसका ऐलान कर सकता है। और ये जो पंचायत चुनाव है इनसे काफ़ी राजनीति गरमाएगी, क्योंकि इन चुनाव में जिन नुमाइंदों को चुना जाता है उनकी संख्या लगभग 3,758 है। अब हम बात करेंगे उस खबर की जिसको सुनने का आप इंतज़ार कर रहे हैं। हरियाणा में हिसार में सीआईए स्टाफ और दुष्यंत चौटाला के बीच जो विवाद का मामला है वो अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है। अब इसमें नया क्या हुआ है? इस बीच जो दुष्यंत चौटाला हैं वो हरियाणा रेंज के एडीजीपी के साथ मिलने गए। जब मुलाकात हुई तो एडीजीपी साहब ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी। अब दुष्यंत चौटाला का संबंध चौटाला परिवार से है, वो इस क्लीन चिट पे कोई टिप्पणी ना करें ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने एडीजीपी ने जो क्लीन चिट दी थी उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप तो एसपी के ही गुरु निकले। तो एडीजीपी भी कहाँ खामोश रहने वाले थे, उन्होंने भी कहा हाँ गुरु हूँ एसपी का, तभी तो एडीजीपी बना हूँ। कार्रवाई की वो मैंने भी देखी है, सारी चीजें, सारा कुछ देखा है। पुलिस का राइट है, पुलिस के पास कानून है सिविल में जाने का, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी गाड़ी में जाके रेड कर सकते हैं कैमोफ्लेज करके। आप तो आपके एसपी के भी गुरु बन गए। देखो मैं एसपी का गुरु इसलिए यहाँ बैठा नहीं, पुलिस से कोई गलती नहीं हुई। देखो मैंने बहुत बारीकी से देखा है कि जो पुलिस ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। चाहे जहाँ कहीं भी लिखा रेड करा सकता है। देखो पुलिस आप लोगों की सुरक्षा के लिए पहले हमारा काम यही है, न्याय देना, विश्वास भी। अगर ये पुलिस काम करना बंद कर देगी ना इस तरह से घरों में बैठ जाएगी तो यहाँ आदमी आदमी को मारेगा। देखो पुलिस आप लोगों की सुरक्षा के लिए पहले आप लोगों की मदद के लिए बनी हुई है फोर्स, मेरे लिए और आइए अब बात करते हैं मौसम की। मौसम हरियाणा हिमाचल में अब अपना रंग बदलने वाला है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश और आंधी तूफान की भविष्यवाणी की है मौसम विभाग ने। यमुनानगर के कैथल जिले में कई जिलों में बूंदाबांदी भी हुई है। बारिश से जो तापमान है उसमें हल्की सी गिरावट आई है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है, जिसके चलते कुछ हद तक लोगों ने अब राहत की सांस ली है। हालांकि कई ज़िलों में अभी तक जो तापमान है वो 40 डिग्री या इसके आसपास है। वहीं एक दिन पहले 44 डिग्री से ज़्यादा तापमान भी कई शहरों में दर्ज किया जा चुका है। करनाल में भी जो मौसम का मिजाज है वो बदला है। चिलचिलाती धूप से लोगों को कुछ राहत मिली है। आसमान में छाए बादल और हवाओं में जो थोड़ी ठंडक अब महसूस हो रही है उससे लोगों को राहत मिली है। करनाल का मौसम कैसा है जानते हैं हमारे संवाददाता से।
बहुत सारे लोग, गर्मी का मौसम है और लगातार तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के घरों में एसी कूलर भी फेल हो गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में, और करनाल में भी अगर तापमान की बात करें तो तापमान काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे लोग चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, कैप का इस्तेमाल करते हैं, रुमाल का इस्तेमाल करते हैं। एक मैम है हमारे साथ, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से गर्मी से बचने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। वहीं अगर इधर बात की जाए तो ठंडे पानी की छबील लगाई गई है गुरुद्वारे के बाहर, और तमाम जो सेवादार हैं वो सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों को पानी पिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठंडा पानी, ताकि लोग गर्मी से अपनी निजात पा सके, उन्हें ठंडक मिल सके। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु नारंग, आपने करनाल के बारे में और वहाँ के मौसम के बारे में और जो ठंडक वहाँ के लोगों महसूस कर रहे हैं इसकी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में इस वक्त इस बुलेटिन को समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए। लगातार ताज़ा अपडेट के साथ हम आपको यूं ही मिलते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ।